लखनऊ शहर में पिछले कई महीनों से जिला अस्पताल का हाल इतना खराब हो चुका था कि गरीब लोगों के लिए वह इलाज की जगह परेशानी का अड्डा बन गया था। लोग 3-3 दिन से दवा के लिए भटक रहे थे। कोई मां अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए डॉक्टर के कमरे के बाहर घंटों खड़ी रहती, मगर अंदर से अक्सर यही जवाब मिलता। I am sorry, we don't have this medicine right now. But I really need it. दवा खत्म है, कुछ दिन बाद मिलेगी। ऐसे ही दुख भरी शिकायतें धीरे धीरे बढ़ती गईं और शहर में इसकी खुलेआम चर्चा होने लगी। आखिरकार कई लोगों की फरियाद डीएम ऑफिस तक भी पहुंच गई। कहीं दवा नहीं मिल रही, कहीं मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा रखा जा रहा है। उसी समय उस जिले की कमान एक सख्त और ईमानदार अधिकारी डीएम निहारिका वर्मा के हाथ में थी। निहारिका वर्मा उन अफसरों में से थी जो फाइलों पर मोहर लगाने से पहले जमीन की सच्चाई देखना जरूरी समझती थी। कई दिनों से लगातार अस्पताल की शिकायतें उनके सामने आने लगी थीं। एक शाम जब निहारिका वर्मा अपने दफ्तर में बैठकर उन शिकायतों की फाइलें पढ़ रही थीं, तो हर पन्ने के साथ उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर कागजों में सब कुछ ठीक दिखाया जा रहा है तो फिर इतने लोग परेशान क्यों हैं? काफी देर सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि सच्चाई को समझने का एक ही तरीका है, बिना किसी को खबर दिए खुद अस्पताल जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना होगा। अगली सुबह निहारिका ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बिल्कुल साधारण सा सूती सूट पहना, बालों को साधारण तरीके से बांधा और खुद को इस तरह तैयार किया कि कोई भी उन्हें देखकर यह न समझ सके कि वह जिले की डीएम है। फिर उन्होंने अपना आईडी कार्ड सावधानी से सूट के दुपट्टे में छिपाकर रख लिया ताकि जरूरत पड़ने पर ही उसे दिखाया जा सके। अब वह पूरी तरह एक आम औरत की तरह तैयार थी, जो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए तैयार थी। सुबह ठीक 9 बजे सरकारी बंगले का लोहे का गेट धीरे धीरे खुला और एक साधारण सी सफेद कार बाहर निकली, जिस पर कोई झंडा नहीं लगा था। ड्राइवर ने शीशे में पीछे देखते हुए आदर से पूछा, मैडम कहाँ चलना है? पीछे बैठी निहारिका वर्मा ने सीधी आवाज में कहा, जिला अस्पताल चलो, आज देखना है कि वहां गरीबों के साथ असल में हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद कार अस्पताल के सामने आकर रुकी। सामने अस्पताल का टूटा हुआ गेट, बाहर दवा की दुकानें और हाथों में पर्ची पकड़े खामोश खड़े गरीब मरीज खड़े थे। निहारिका ने कार थोड़ी दूर रुकवाई और धीरे से कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। निहारिका धीरे धीरे एक गरीब मरीज की तरह कदम बढ़ाती हुई अस्पताल के गेट के अंदर दाखिल हुई। अस्पताल में बैठे कई लोगों को पता नहीं था कि यह आम सी दिखने वाली औरत कोई आम नहीं बल्कि इसी जिले की डीएम है। अस्पताल की भीड़ और परेशान खड़े लोगों को देखकर उन्हें समझ आ गया था कि शिकायतें बेवजह नहीं थीं। अस्पताल के अंदर का नजारा किसी युद्ध के बाद बने शिविर जैसा लग रहा था। कई मरीज बेड पर दर्द से करा रहे थे और पूरे वार्ड में फैली गंदगी और दवाइयों की तेज बदबू से माहौल भारी हो चुका था। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वास्थ्य आपका अधिकार है। मगर उस हालत को देखकर साफ समझ आ रहा था कि यह बस दीवारों पर लिखे शब्द बनकर रह गए हैं। एक कोने में खड़ी एक औरत अपनी बेटी के लिए इंजेक्शन मांग रही थी। काउंटर पर बैठी नर्स ने गुस्से भरी आवाज में कहा, पहले बिल जमा करो, फिर दवा मिलेगी। औरत ने हाथ जोड़ लिए और घबराई हुई आवाज में बोली, बहन, पैसे बाद में दे दूंगी, पहले इंजेक्शन लगा दो, बच्ची की जान चली जाएगी। नर्स ने हंसते हुए कहा, यहां सबको अपनी बच्ची बचानी है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तब सब गरीब बन जाते हैं। निहारिका का दिल यह सब देखकर जैसे कस सा गया। उन्होंने धीरे से आगे कदम बढ़ाया और शांत लेकिन साफ आवाज में पूछा, बहन, सरकारी अस्पताल में दवा के पैसे कब से लगने लगे? उनकी आवाज में नरमी भी थी और एक सख्ती भी साफ महसूस हो रही थी। नर्स ने बिना सिर उठाए ही लापरवाही से जवाब दिया, आप कौन होती हैं पूछने वाली? लाइन में लगिए और अपना काम कीजिए। निहारिका चुपचाप वहीं खड़ी रही और सब कुछ ध्यान से देखती रही। तभी पास के काउंटर पर बैठा कंपाउंडर हंसते हुए बोला, अरे छोड़ दो, कोई एनजीओ वाली लगती है जो ऐसे रोने धोने वालों की पैरवी करती रहती हैं। यह सुनकर आसपास खड़े कुछ मरीज एक दूसरे की तरफ देखने लगे और धीरे धीरे आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर राकेश माथुर बाहर आया।
निकला हुआ पेट, आंखों में नींद की थकान और चेहरे पर अजीब सा रब साफ दिखाई दे रहा था। उसने नर्स की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ यहां? फिर निहारिका की तरफ घूरते हुए बोला, आप कौन हैं? यहां इस तरह सवाल पूछने का हक किसने दिया? निहारिका ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, मैं एक आम नागरिक हूं जिसे यह सड़ा हुआ सिस्टम देखकर चुप नहीं रहा जाता। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों ने धीरे धीरे अपने मोबाइल भी निकाल लिए। डॉक्टर राकेश माथुर की आवाज अब और तेज हो गई। उसने गुस्से में कहा, गार्ड, इन्हें बाहर ले जाओ, यहां हंगामा करने की जगह नहीं है। दो सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े। उनमें से एक ने निहारिका के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैडम, आप बाहर चलिए। उस छूने के तरीके में जितनी बदतमीजी थी, उतना ही दर्द निहारिका के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली, एक कदम पीछे हटी और बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, अभी मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन अगले 5 मिनट में बहुत कुछ कहने वाली हूं। निहारिका की बात सुनकर वहां खड़े लोग एक पल के लिए चुप हो गए। माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई, जैसे सबको लग रहा हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन डॉक्टर राकेश माथुर को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वह निहारिका को ऊपर से नीचे तक देखकर हंस पड़ा और ताने भरे लहजे में बोला, 5 मिनट में क्या कर लोगे तुम? यहां रोज ऐसे 2-4 लोग आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फिर घमंड से सिर हिलाते हुए बोला, निकालो यहां से, फालतू में टाइम बर्बाद मत करो, अपना काम करो। यहां हमें काम करने दो, भाषण देने की जरूरत नहीं है। निहारिका ने उसकी तरफ सीधा देखते हुए हल्की मगर चुभती हुई आवाज में कहा, अस्पताल का हाल देखकर ही समझ आ रहा है कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं और मरीजों की कितनी सेवा हो रही है। यहां खड़े हर इंसान के चेहरे पर साफ दिख रहा है। भीड़ अब बिल्कुल शांत हो गई थी। पास की बेंच पर बैठा एक बुजुर्ग धीमी आवाज में बोला, बिटिया, इनसे कुछ उम्मीद मत रखो, ये किसी की नहीं सुनते। तभी वही नर्स फिर ताना मारते हुए बोली, लगता है कोई सोशल मीडिया वाली आ गई है, चलो वीडियो बनाओ सब। इतना कहकर वह जोर से हंस पड़ी और उसकी वह हंसी पूरे वार्ड में गूंजने लगी। निहारिका ने बिना कुछ कहे धीरे से अपने सूट के दुपट्टे में से एक छोटा सा नीला कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ लिखा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निहारिका वर्मा कार्ड। जैसे ही टेबल पर पड़ा, पूरे वार्ड में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल पहले जो लोग ऊंची आवाज में बोल रहे थे, उनके चेहरे एकदम उतर गए। डॉक्टर राकेश माथुर के हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर पड़ी। नर्स की आवाज जैसे गले में ही अटक गई और जिस सिक्योरिटी गार्ड ने अभी थोड़ी देर पहले उनका हाथ पकड़ा था, उसने घबराकर तुरंत अपने हाथ पीछे कर ली। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, अरे ये तो डीएम मैडम है। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों की सांस जैसे थम गई। निहारिका ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, जिस अस्पताल में गरीब से दवा के पैसे मांगे जाएं, वहां इलाज नहीं होता, वहां व्यापार होता है और यह व्यापार अब बंद होगा। उन्होंने काउंटर पर रखा बिल रजिस्टर उठाया। कुछ पन्ने पलटे। हर पन्ने पर गड़बड़ी साफ दिखाई दे रही थी। कहीं फर्जी दवा की खरीद, कहीं बिना मरीज के नाम के बिल और कई जगह पेमेंट एडवांस लिखकर पैसे वसूले गए थे। निहारिका ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उन सभी पन्नों की तस्वीरें खींच लीं। फिर सख्त आवाज में बोली, अब जो भी बोलेगा वह सब रिकॉर्ड पर होगा। करीब आधे घंटे में पूरे अस्पताल का माहौल बदल चुका था। जो लोग थोड़ी देर पहले रब दिखा रहे थे, अब सबकी हालत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर राकेश माथुर घबराकर निहारिका के पैरों के पास आ गया और लगभग रोते हुए बोला, मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम वादा करते हैं अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उस समय निहारिका के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, क्योंकि उन्हें साफ समझ आ चुका था कि यह गलती नहीं बल्कि गरीबों के साथ किया जा रहा एक बड़ा अन्याय था। निहारिका ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत उछल रहे थे, क्योंकि तब मैं तुम्हें एक आम औरत लग रही थी। तब तुम्हें किसी की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी, और अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं डीएम हूं, तुम अचानक जमीन पर आ गए। यही तुम्हारा असली चेहरा है। यही इस सिस्टम का दोगलापन है, जहां गरीब की आवाज दबा दी जाती है और कुर्सी देखते ही सबकी भाषा बदल जाती है।
निहारिका ने तुरंत अपनी टीम को बुला लिया। एडीएम, चीफ मेडिकल ऑफिसर और पुलिस का एक दस्ता कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गया। वहीं खड़े खड़े जांच शुरू हो गई। नर्स रो रही थी और डॉक्टर माथुर बार बार घबरा कर कह रहा था, मैडम, सिस्टम ही ऐसा है, हम क्या करें? निहारिका ने सख्त आवाज में जवाब दिया, सिस्टम अपने आप नहीं बनता, हम लोगों से बनता है, और जब हम ही गलत करने लगते हैं तो वही सिस्टम सड़ जाता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से यह वार्ड बंद रहेगा जब तक पूरे स्टाफ की जांच पूरी नहीं हो जाती। रिपोर्ट पर रिपोर्ट बनती गई, कागज भरते गए, लेकिन निहारिका का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठी उसी औरत के पास गई जिसकी बेटी को थोड़ी देर पहले दवा नहीं मिल रही थी। बच्ची अब थोड़ी संभल गई थी। बाद में किसी दयालु नर्स ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। औरत ने निहारिका को देखते ही भावुक होकर उनके पैर छू लिए और रोती हुई बोली, मैडम, भगवान आपको खुश रखे, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। निहारिका ने तुरंत उसे पकड़कर उठाया और बहुत शांत आवाज में कहा, भगवान नहीं बहन, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूं। फर्क बस इतना है कि अगर इंसान चाह ले तो इंसानियत को मरने से बचा सकता है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात करीब 8 बजे निहारिका के दफ्तर में फोन बजा। सेक्रेटरी ने धीरे से कहा, मैडम, एमएलए रणविजय सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। निहारिका ने शांत आवाज में कहा, दे दीजिए फोन। फोन पर भारी आवाज गूंजी, मैडम, आपने आज अस्पताल में बहुत बड़ा तमाशा कर दिया है। वह डॉक्टर माथुर मेरा आदमी है। आगे से ऐसे कदम उठाने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। निहारिका कुछ पल चुप रही, फिर बिल्कुल ठंडी और साफ आवाज में बोली, सोचकर ही कदम उठाती हूं, और अगर सलाह लेनी होगी तो जनता से लूंगी, एमएलए से नहीं। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। सेक्रेटरी ने हल्की घबराहट में कहा, मैडम, यह एमएलए बहुत ताकतवर आदमी है। इनके खिलाफ बोलने पर कई अफसरों का ट्रांसफर हो चुका है। निहारिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर ट्रांसफर से डराकर सच को रोका जाता है तो फिर मुझे भी अब उसी डर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगली सुबह शहर के अखबारों की पहली खबर यही थी, डीएम निहारिका वर्मा का अस्पताल पर छापा, करोड़ों की गड़बड़ी उजागर, एमएलए के करीबी डॉक्टर पर जांच। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, लेकिन असली तूफान अब भी आना बाकी था। थोड़ी ही देर में एमएलए के लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की झूठी बातें फैलाने लगे। डीएम ने एक बेगुनाह डॉक्टर को सबके सामने अपमानित किया। महिला अफसर तानाशाही कर रही है। धीरे धीरे शहर 2 हिस्सों में बंटता हुआ दिखने लगा। एक तरफ वह लोग थे जो निहारिका के साथ खड़े थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अस्पताल की सच्चाई देखी थी, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो सत्ता के डर से चुप थे। लेकिन निहारिका को एक बात साफ पता थी, अब अगर वह पीछे हट गई तो यह सिर्फ हार नहीं होगी, यह उन गरीब लोगों के साथ गुनाह होगा जिनकी आवाज बनकर वह खड़ी हुई थी। उस शाम जब निहारिका दफ्तर से बाहर निकली तो गेट के पास वही बुजुर्ग खड़ा था जो कल अस्पताल में मिला था। उसने निहारिका को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, बिटिया, कल तू अकेली खड़ी थी, लेकिन आज तेरे साथ पूरा शहर खड़ा है। निहारिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बुजुर्ग की तरफ देखकर बस इतना कहा, जब सच्चाई के लिए कोई खड़ा होता है ना बाबा, तो धीरे धीरे लोग खुद उसके साथ आ जाते हैं। लेकिन जिले का माहौल अब सच में गर्म हो चुका था। सुबह के अखबारों में निहारिका वर्मा की तस्वीर छपी थी। अस्पताल के सामने खड़ी आंखों में सख्ती और चेहरे पर धूल की हल्की परत। कैप्शन था, ईमानदार डीएम ने मचाई हलचल। लेकिन उसी अखबार के दूसरे कॉलम में एक अलग ही कहानी छाप दी गई थी, अस्पताल स्टाफ पर महिला अफसर का अत्याचार। नीचे लिखा था कि डॉक्टर राकेश माथुर का कहना है, डीएम ने बिना वजह वार्ड बंद करवा दिया, जिससे कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। वह अखबार निहारिका की मेज पर खुला पड़ा था। वह उसे चुपचाप देख रही थी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन मन में साफ समझ आ रहा था कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैडम, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। निहारिका ने सिर उठाकर पूछा, कौन? शर्मा थोड़ा हिचकते हुए बोला, मैडम, एमएलए रणविजय सिंह आए हैं, अपने कुछ समर्थकों के साथ। निहारिका की उंगलियां फाइल पर ही रुक गईं। उन्होंने एक पल सोचा, फिर बिल्कुल शांत आवाज में कहा, भेज दो अंदर।
कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। दरवाजा खुला और 3 लोग अंदर आए। सबसे आगे था एमएलए रणविजय सिंह। भारी शरीर, मोटी सोने की चैन, पान से लाल हुए होंठ और आंखों में सत्ता का घमंड साफ झलक रहा था। उसके पीछे उसके 2 आदमी भी ऐसे अंदर आए जैसे यह दफ्तर उनका ही इलाका हो। निहारिका अपनी कुर्सी पर ही बैठी रही। उन्होंने बस शांत आवाज में कहा, कहिए एमएलए साहब। रणविजय सिंह हल्की हंसी के साथ बोला, अरे मैडम, इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा आराम से रहिए। आपने कल जो अस्पताल में तमाशा किया, उससे मेरा आदमी बेवजह बदनाम हो गया। डॉक्टर माथुर कई सालों से सेवा कर रहा है। निहारिका ने उसकी आंखों में देखते हुए बिना पलक झपकाए जवाब दिया, सेवा या सौदा। एक पल में पूरा कमरा खामोश हो गया। एमएलए का चेहरा तमतमा। उसने धीरे से कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, आप नई नई आई हैं, इसलिए समझ नहीं पा रही। यहां सब कुछ किताबों के नियमों से नहीं चलता। जो थोड़ा लचीला होता है वही इस सिस्टम में टिक पाता है। निहारिका ने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, फ्लेक्सिबल या भ्रष्ट। उनकी आवाज इतनी ठंडी थी कि कमरे में बैठे हर इंसान को साफ सुनाई दे गई। यह सुनते ही एमएलए के दोनों आदमी थोड़ा हिलने लगे, जैसे माहौल का अंदाजा हो गया हो। रणविजय सिंह थोड़ा आगे झुककर बोला, मैडम, आपको भी तो आगे करियर बनाना है और मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। बस एक छोटी सी बात है। डॉक्टर माथुर के खिलाफ जो रिपोर्ट बन रही है उसे थोड़ा हल्का कर दीजिए, वरना यह मामला ऊपर तक चला जाएगा। निहारिका ने बिना एक पल गंवाए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बात जाएगी नहीं, मैं खुद ऊपर भेजूंगी। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। एमएलए रणविजय सिंह धीरे धीरे कुर्सी से उठा। अब उसके चेहरे पर वह बनावटी मुस्कान नहीं थी। जाते जाते वह मुड़कर बोला, मैडम, मेरी बात याद रखिए। जो लोग बहुत सीधे चलते हैं वह सड़क पर ज्यादा दिन टिकते नहीं। निहारिका ने बिना झिझक उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और जो लोग टेढ़े चलते हैं वह अक्सर उसी सड़क पर गिरते भी हैं। एमएलए ने कुछ नहीं कहा। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर उसके आदमी जोर जोर से जय भवानी सिंह के नारे लगा रहे थे। निहारिका खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे भीड़ में कुछ स्थानीय पत्रकार खड़े थे और कैमरों की फ्लैश बार बार चमक रही थी। कुछ ही मिनटों में वह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। डीएम और एमएलए के बीच तीखी बहस, प्रशासन में बवाल। शाम होते होते निहारिका के फोन लगातार बजने लगे। सचिवालय से कॉल आया, फिर स्वास्थ्य विभाग से, और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से भी। हर जगह से लगभग एक ही बात कही जा रही थी, थोड़ा शांत रहिए, मामला ज्यादा मत बढ़ाइए। लेकिन निहारिका के चेहरे पर वही शांत भाव था। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी थी, जैसे तेज तूफान के बीच भी कोई छोटा सा दीपक खुद को बुझने नहीं देता। निहारिका ने अपने पीए को बुलाकर कहा, चीफ, मेडिकल ऑफिसर को बुलाइए। कुछ ही देर में सीएमओ डॉक्टर कपूर घबराए हुए अंदर आए। माथे पर पसीना था और हाथ से बार बार रूमाल से चेहरा पोंछ रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैडम, आपकी जांच के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। एमएलए भी काफी दबाव बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट को अभी पेंडिंग रिव्यू लिखकर रोक सकते हैं। निहारिका ने उसकी तरफ सीधे देखते हुए पूछा, आपके हिसाब से रिश्वत लेना भी अब रिव्यू के लायक चीज हो गई है? डॉक्टर कपूर थोड़ा घबरा गए। हकलाते हुए बोले, मैडम, ये मामले ऊपर तक पहुंच जाते हैं। निहारिका ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, ऊपर तक जाना ही तो चाहिए, नीचे सड़ते क्यों रहे? रात को जब निहारिका अपने बंगले पर लौटी तो गेट पर खड़े चौकीदार ने धीरे से कहा, मैडम, कोई अभी थोड़ी देर पहले यह फाइल छोड़ गया था। निहारिका ने फाइल उठाई। बाहर कोई नाम नहीं था। अंदर कुछ तस्वीरें रखी थीं और एक कागज का पन्ना। उस पर लिखा था, डीएम साहिबा, आप भी बच नहीं पाएंगी। जिस हाथ से रिपोर्ट लिखती हैं उसी हाथ की कीमत लग चुकी है। निहारिका ने तस्वीरें देखी। कुछ फोटो अस्पताल के अंदर की थी, कुछ उनके बंगले के बाहर की। उनकी उंगलियां कुछ पल के लिए रुक गईं। साफ समझ आ गया कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली, फाइल बंद की और तुरंत फोन उठाकर कहा, विकास, तुरंत मेरे बंगले आओ। विकास सिंह जिले का एसपी और निहारिका का सबसे भरोसेमंद अफसर। करीब आधे घंटे बाद वह बंगले पर पहुंच गया। निहारिका ने चुपचाप वो फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी और बोली,
अब यह लोग धमकी तक पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने साफ आवाज में कहा, आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, पता करो ये फाइल कौन छोड़कर गया, और डॉक्टर माथुर का कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ। वह एमएलए की हर मीटिंग में दिखता है। विकास ने फाइल बंद करते हुए कहा, मैडम, मामला अब सीधा सीधा राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। आपको अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। निहारिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सुरक्षा की जरूरत उसे होती है जो डरता है, और डर तो अक्सर अपराधी को ही लगता है। अगली सुबह निहारिका के दफ्तर के बाहर असामान्य भीड़ थी। पत्रकार, कुछ स्थानीय नेता और विभाग के कर्मचारी, सबकी निगाहें उसी दरवाजे पर लगी थीं। तभी निहारिका अंदर आई। सफेद सूती सूट, सादा चेहरा और आंखों में वही सख्त शांत थी। उन्होंने सबकी ओर देखकर साफ आवाज में कहा, जिसे भी मेरी रिपोर्ट पर शक है, सामने आकर बात करें। एमएलए के आदमी आगे आए। उनमें से एक बोला, मैडम, डॉक्टर माथुर निर्दोष हैं। आपने बिना वजह उन्हें बदनाम किया है। निहारिका ने बिना बहस किए रिमोट उठाया और कहा, ठीक है, पहले यह देख लीजिए। टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था, डॉक्टर माथुर अपने स्टाफ से कह रहा था, पहले पैसे लो, फिर दवा देना, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। अभी जो लोग आवाज उठा रहे थे, उनकी निगाहें नीचे झुक गईं। एमएलए का आदमी धीरे धीरे पीछे हट गया। निहारिका ने शांत स्वर में पूछा, अब भी किसी को कुछ कहना है? कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैंने पहले ही कहा था, यह अस्पताल नहीं, दुकान बन चुका था। अब यह मामला जिला प्रशासन का केस है और कानून अपना काम करेगा। जैसे ही वह बाहर निकली, रिपोर्टरों ने उन्हें घेर लिया। एक पत्रकार ने तेजी से पूछा, मैडम, क्या आपको एमएलए से डर नहीं लगता? निहारिका कुछ पल रुकी, कैमरों की तरफ देखा और बोली, डर डर तो उसे लगता है जो झूठ बोल रहा हो। सच बोलने वाला बस थकता है, डरता नहीं। भीड़ कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात शहर के एक अखबार में नई हेडलाइन छपी, डीएम का निजी जीवन सवालों में एमएलए के खिलाफ बदले की कार्रवाई। तस्वीर में निहारिका अपने दिवंगत पति के साथ खड़ी थी। एक पुरानी फोटो जिसे सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर फैलाया जा रहा था। नीचे लिखा था, राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही महिला अफसर। यह वही वार था जो अक्सर ईमानदार औरतों पर किया जाता है, काम पर नहीं, चरित्र पर सवाल उठाकर। देर रात निहारिका अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। मेज पर वही अखबार खुला पड़ा था। उन्होंने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से फाइल बंद की और कुर्सी पर सिर पीछे टिकाया। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया, विकास का था। मैडम, सबूत मिल गया है। डॉक्टर माथुर रोज एमएलए के घर जाता था और एक रिकॉर्डिंग भी मिल गई है। निहारिका ने तुरंत जवाब लिखा, सुरक्षित रखो, कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर फैलते ही पूरे जिले में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। सुबह से ही चाय की दुकानों पर लोग अखबार खोले बैठकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। आज डीएम मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। सुना है एमएलए के खिलाफ पक्के सबूत हैं। जो एमएलए रणविजय सिंह खुद को हमेशा अजय समझता था, वह भी आज अपने बंगले में बेचैन घूम रहा था। रात भर फोन पर लगा रहा, बड़े अफसरों से बात की, दबाव डाला, धमकियां भी दी, लेकिन सुबह की रोशनी किसी के दबाव से नहीं रुकती। वह सच के साथ ही सामने आती है। उधर डीएम ऑफिस में भी हलचल थी। स्टाफ फाइलें ठीक कर रहा था, पुलिस के लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और विकास अभी अभी पुलिस लाइन से जरूरी कागज लेकर लौटा था। निहारिका अपने कमरे में शांत बैठी थी, जैसे किसी बड़े फैसले से पहले मन को बिल्कुल साफ कर रही हो। ठीक 10 बजे डीएम ऑफिस के गेट पर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी। कैमरे, माइक चैनल के लोग, हर कोई आगे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। भीड़ में कुछ लोग ताना मारते हुए कह रहे थे, देखते हैं आज क्या बम फोड़ेगी यह औरत। तभी गेट के अंदर से सायरन की हल्की आवाज आई और कुछ ही पल बाद डीएम निहारिका वर्मा बाहर आई। सफेद सूती सूट, बिल्कुल सादा चेहरा, लेकिन आंखों में वही अजीब सा मेल, नरमी भी और सख्ती भी, जैसे ईमानदारी खुद चलकर सामने आ गई हो। जैसे ही निहारिका हॉल के अंदर पहुंची, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। कैमरों की हलचल रुक गई, माइक की आवाजें थम गईं और सबकी निगाहें बस उन्हीं पर टिक गईं। उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर धीरे से बोलना शुरू किया। पिछले 3 दिनों में मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया।
झूठ फैलाए गए, अफवाहें उड़ाई गईं और मेरे ऊपर घटिया आरोप। कहा गया कि मैं निजी बदले में कार्रवाई कर रही हूं। यहां तक कि मेरे चरित्र पर भी सवाल उठाए गए। आज मैं इन सब का जवाब शब्दों से नहीं दूंगी, सिर्फ सच दिखाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने सामने रखी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वीडियो चलने लगा। उसमें साफ दिखाई दे रहा था डॉक्टर राकेश माथुर एमएलए रणविजय सिंह के घर में बैठा है। दोनों हंस रहे हैं और सामने मेज पर पैसों से भरा एक बैग रखा हुआ है। उसी दौरान एमएलए की आवाज सुनाई देती है, रिपोर्ट में से 2 पेज निकाल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब उसी वीडियो में डॉक्टर माथुर कैमरे के सामने घबराया हुआ खड़ा है और कह रहा है, मैं मजबूर था। जो कुछ किया साहब के कहने पर ही किया। पूरा हॉल जैसे हिल गया। पत्रकार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतना साफ सबूत तो हमने कभी नहीं देखा। निहारिका ने माइक के पास खड़े होकर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, यही वह सिस्टम है जो सालों से चलता है, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। मैं आईएएस अधिकारी बनने से पहले इस देश की एक नागरिक हूं और आज इस कुर्सी का इस्तेमाल मैं किसी नेता की गुलामी के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए कर रही हूं। फिर उन्होंने एक और फाइल खोली और सामने रख दी। यह अस्पताल फंड की ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि 4.6 करोड़ एक एनजीओ के नाम पर ट्रांसफर किए गए और वह एनजीओ सीधे एमएलए के लोगों से जुड़ा हुआ है। यह पैसा गरीब मरीजों के इलाज का था, लेकिन पहुंच गया नेताओं की जेब में। प्रेस रूम में अब पूरा सन्नाटा था। बस निहारिका वर्मा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने माइक पर कहा, इस रिपोर्ट की कॉपी मैं पहले ही सीबीआई को भेज चुकी हूं। आज से एमएलए रणविजय सिंह और उसके साथियों पर आईपीसी 409, 420 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। अब न्याय का समय आ चुका है। अगले ही दिन सुबह खबर आई कि सीबीआई ने एमएलए रणविजय सिंह के घर पर बड़ी रेड डाली है। तलाशी के दौरान लाखों रुपए की नकद रकम बरामद हुई और कई ऐसी फाइलें भी मिली जिनमें सालों से सरकारी पैसों की हेराफेरी का पूरा हिसाब दर्ज था। जांच के बाद सीबीआई ने वहीं से रणविजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर घर में टीवी पर यही न्यूज चल रही थी कि कैसे एक ईमानदार महिला अफसर ने सत्ता के घमंड में डूबे नेता को कानून के सामने झुका दिया। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी राहत और खुशी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। और सबसे बड़ा बदलाव उस जिला अस्पताल में दिखाई दिया जहां से यह लड़ाई शुरू हुई थी। अब वही अस्पताल बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा था। वार्ड साफ सुथरे थे, दवाइयां समय पर दी जा रही थीं और डॉक्टर मरीजों को ठीक से सुनकर इलाज कर रहे थे। पहले जहां गरीब लोग घंटों लाइन में खड़े होकर भी निराश लौट जाते थे, अब वहीं उन्हें सम्मान के साथ इलाज मिल रहा था। दीवारों पर लिखा वही वाक्य, स्वास्थ्य आपका अधिकार है, अब सिर्फ शब्द नहीं रहा था, बल्कि सच में हर मरीज की जिंदगी में दिखाई देने लगा था। शाम को जब निहारिका घर लौटी तो महीनों बाद उनके चेहरे पर थकान नहीं, एक सुकून दिखाई दे रहा था। आंगन में उनकी मां तुलसी को पानी दे रही थी। मां ने उन्हें देखा, हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लोग कहते हैं डीएम बनना बड़ी बात है, पर आज तूने इंसान बनकर दिखाया बेटी। निहारिका ने झुककर मां के पैर छुए और कहा, मां, आपने हमेशा यही तो सिखाया था कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, इंसान की नीयत बड़ी होती है। याद रखिए, वर्दी हो या कुर्सी वह ताकत दिखाने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए दी जाती है। जब उसी वर्दी में बैठे लोग भ्रष्टाचार करने लगते हैं तो सबसे ज्यादा चोट उन गरीब लोगों को लगती है जिनके पास सहारा ही यही सिस्टम होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका मजा लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब